चैप्टर 22 आग और बर्फ। हवा ने तंबू को फिर हिला दिया और मैं भी उसके साथ हिल गया। तापमान गिर रहा था। मैं इसे डाउन बैग और जैकेट के जरिए महसूस कर सकता था। मैं पूरी तरह से तैयार था। मेरे हाइकिंग बूट अभी भी अपनी जगह पर बंधे हुए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी ठंड कैसे हो सकती है? ये कैसे और भी ज्यादा ठंडी हो सकती है? कभी न कभी तो यह अपने चरम पर पहुंचना ही था, है न? क समय आ गया है। मैंने खड़खड़ाते दांतों से ये शब्द निकाले। 2 एडवर्ड ने उत्तर दिया। एडवर्ड मुझसे जितना संभव हो सके उतनी दूर बैठा था, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ठंड में था। वह मुझ पर सांस लेने से भी डर रहा था। उसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी आवाज चिंता, अनिर्णय और हताशा से भरी हुई थी। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सचमुच। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। उसने मुझे पहले ही 1 दर्जन बार भागने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने आश्रय को छोड़ने से डर रहा था। अगर यहाँ इतनी ठंड है और तेज हवा से सुरक्षित है, तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अगर हम यहाँ से भाग रहे होते तो कितना बुरा होता। और यह आज दोपहर हमारी सारी मेहनत बेकार कर देगा। क्या तूफान खत्म होने के बाद हमारे पास खुद को फिर से तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होगा? अगर यह खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक रात ठिठुरते हुए गुजार सकता हूँ। मुझे चिंता थी कि मैंने जो रास्ता बनाया था वो खो जाएगा, लेकिन उसने वादा किया कि आने वाले राक्षसों के लिए यह अभी भी स्पष्ट होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने लगभग विनती करते हुए कहा। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। बर्फ में बाहर जेकब दुखी होकर रोया। जी यहाँ से चले जाओ, मैंने फिर आदेश दिया। वो सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित है, एडवर्ड ने अनुवाद किया। वह ठीक है। उसका शरीर इससे निपटने के लिए तैयार है। हा। मैं कहना चाहता था कि उसे अभी भी चले जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने दांतों से यह बात नहीं कह पाया। मैंने कोशिश करते हुए अपनी जीभ लगभग काट ली। कम से कम जैक बर्ड बर्फ के लिए अच्छी तरह से तैयार लग रहा था, अपने मोटे, लंबे, झबरा लाल बालों के साथ अपने पैक में अन्य लोगों से भी बेहतर। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों था। जेकब ने शिकायत की ऊंची, कर्कश आवाज में फुसफुसाया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एडवर्ड ने गुर्राते हुए कहा। वह अब और विनम्रता की चिंता करने को तैयार नहीं था। उसे इस काम में लगाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई काम कर पाओगे। तुम जाकर कोई स्पेस हीटर या कुछ और क्यों नहीं ले आते? मैं ठीक हूँ, मैंने विरोध किया। एडवर्ड की कराह और टेंट के बाहर दबी हुई गड़गड़ाहट से लगता है कि मैंने किसी को भी आश्वस्त नहीं किया था। हवा ने टेंट को बुरी तरह हिला दिया और मैं उसके साथ तालमेल बिठाते हुए कांप उठा। हवा की गर्जना के बीच अचानक एक चीख सुनाई दी और मैंने शोर से बचने के लिए अपने कान बंद कर लिए। एडवर्ड ने मुंह बिचकाया। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। और यह सबसे बुरा विचार है जो मैंने कभी सुना है, उसने और जोर से कहा। तुमने जो भी सोचा है, उससे बेहतर है, जेकब ने जवाब दिया। उसकी मानवीय आवाज ने मुझे चौंका दिया। जाओ एक स्पेस हीटर ले आओ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं सेंट बर्नार्ड नहीं हूँ। मैंने तंबू के दरवाजे के जिपर को तेजी से नीचे खींचने की आवाज सुनी। जेकब ने जितना संभव हो सका उतना छोटा सा छेद करके अंदर घुस गया, जबकि आर्कटिक हवा उसके चारों ओर बह रही थी। बर्फ के कुछ टुकड़े टेंट के फर्श पर गिर रहे थे। मैं इतनी जोर से कांप रहा था कि मुझे ऐंठन हो रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है, एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा जब जैक ने टेंट का दरवाज़ा बंद किया। बस उसे कोट दे दो और बाहर निकल जाओ। मेरी आंखें इतनी समायोजित हो चुकी थीं कि मैं उन आकृतियों को देख सकता था। जेकब उस पाका को ले जा रहा था जो तंबू के बगल में एक पेड़ पर टंगा हुआ था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि वे क्या बात कर रहे थे, लेकिन मेरे मुंह से केवल इतना ही निकला, व क्योंकि कपकपी के कारण मैं बेकाबू होकर हकलाने लगा था। कल के लिए पाका है, वह खुद से गर्म करने के लिए बहुत ठंडी है। ये जम गई है। उसने इसे दरवाजे के पास गिरा दिया।
तुमने कहा था कि उसे स्पेस हीटर की जरूरत है और मैं यहाँ हूँ। जेकब ने अपनी बाहों को तंबू की अनुमति के अनुसार फैलाया। हमेशा की तरह जब वह भेड़िए की तरह इधर उधर भाग रहा था तो उसने केवल एक जोड़ी स्वेटशर्ट पहनी थी, कोई शर्ट नहीं, कोई जूते नहीं। जे जैक, तुम फ फ्रीज हो जाओगे, मैंने शिकायत करने की कोशिश की। मैं नहीं, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैं इन दिनों 8-9 डिग्री की गर्मी से दौड़ता हूँ। मैं तुम्हें कुछ ही समय में पसीने से तर कर दूंगा। एडवर्ड ने गुर्राहट की, लेकिन जेकब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वह रेंगकर मेरे पास आया और मेरे स्लीपिंग बैग की जिप खोलने लगा। एडवर्ड का हाथ अचानक उसके कंधे पर था, उसे रोकते हुए उसकी काली त्वचा पर बर्फ की तरह सफेद। जेकब का जबड़ा कस गया, उसके नथुने फड़कने लगे, उसका शरीर ठंडे स्पर्श से पीछे हटने लगा। उसकी भुजाओं की लंबी मांसपेशियां अपने आप ही लचीली हो गईं। अपना हाथ मुझसे हटाओ, वह दांत पीसते हुए बोला। उससे दूर रहो, एडवर्ड ने उदास स्वर में उत्तर दिया। लड़ाई मत करो, मैंने विनती की। मेरे अंदर एक और कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे दांत टूटने वाले हैं, वे इतनी जोर से आपस में टकरा रहे थे। मुझे यकीन है कि जब उसके पैर की उंगलियां काली पड़ जाएंगी और गिर जाएंगी तो वह आपको इसके लिए धन्यवाद देगी, जेकब ने झट से कहा। एडवर्ड हिचकिचाया, फिर उसका हाथ छूट गया और वह कोने में अपनी स्थिति में वापस आ गया। उसकी आवाज़ सपाट और डरावनी थी, अपने आप पर ध्यान रखो। जेकब हंसा। आगे बढ़ो, बेला, उसने स्लीपिंग बैग की जिप खोलते हुए कहा। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि एडवर्ड इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था। न, मैंने विरोध करने की कोशिश की। बेवकूफ़ मत बनो, उसने झल्लाते हुए कहा। क्या तुम्हें 10 उंगलियां होना पसंद नहीं है? उसने अपने शरीर को उस खाली जगह में ठूंस दिया और पीछे से जिपा को ऊपर उठा दिया। और फिर मैं विरोध नहीं कर सकती थी, मैं अब और विरोध नहीं करना चाहती थी। वह बहुत गर्म था, उसकी बाहें मेरे चारों ओर कसी हुई थीं, मुझे अपनी नंगी छाती से कसकर पकड़े हुए। गर्मी अप्रतिरोध्य थी, जैसे बहुत देर तक पानी के नीचे रहने के बाद हवा। जब मैंने अपनी बर्फीली उंगलियों को उसकी त्वचा पर उत्सुकता से दबाया तो वह सिहर उठा। हे भगवान, तुम तो ठंड से कांप रही हो, बेला, उसने शिकायत की। सॉरी, मैंने हकलाते हुए कहा। आराम करने की कोशिश करो, उसने सुझाव दिया, क्योंकि मेरे शरीर में एक और सिहरन सी दौड़ गई। तुम्हें 1 मिनट में गर्मी लग जाएगी। बेशक, अगर तुम अपने कपड़े उतार दोगे तो तुम जल्दी गर्म हो जाओगे। एडवर्ड तेजी से गुर्राया। ये तो एक साधारण तथ्य है, जेकब ने अपना बचाव करते हुए कहा। एक एक करके जीवित रहना। सी बंद करो, जैक, मैंने गुस्से से कहा, हालांकि मेरे शरीर ने उससे दूर जाने की कोशिश करने से भी इनकार कर दिया। न, किसी को भी वास्तव में सभी 10 टी पैरों की आवश्यकता नहीं है। खून चूसने वाले की चिंता मत करो, जेकब ने सुझाव दिया, और उसका स्वर आत्मसंतुष्ट था। वो बस ईर्ष्यालु है। बेशक मैं हूँ। एडवर्ड की आवाज़ फिर से मखमली हो गई, नियंत्रण में, अंधेरे में एक संगीतमय बड़बड़ाहट। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं भी उसके लिए वह सब करना चाहता हूँ जो तुम कर रहे हो, संकर जाति का। ये तो ब्रेक हैं, जेकब ने हल्के से कहा, लेकिन फिर उसका स्वर कड़वा हो गया। कम से कम तुम्हें तो पता है कि वह चाहती है कि तुम ही हो। सच है, एडवर्ड ने सहमति जताई। जब वे झगड़ रहे थे तो कपकपी धीमी हो गई और सहनीय हो गई। ठीक है, जेकब ने प्रसन्न होकर कहा। अच्छा लग रहा है। मैं अंततः स्पष्ट रूप से बोल पाया, हाँ। तुम्हारे होंठ अभी भी नीले हैं, उसने सोचा। क्या मैं तुम्हारे लिए उन्हें भी गर्म कर दूं? तुम्हें बस पूछना है। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। अपने आप को संभालो, मैंने अपना चेहरा उसके कंधे पर दबाते हुए कहा। जब मेरी ठंडी त्वचा उसकी त्वचा से टकराई तो वह फिर से चौंक गया और मैं थोड़ी प्रतिशोधात्मक संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। स्लीपिंग बैग के अंदर पहले से ही गर्मी और आराम था। जेकब के शरीर की गर्मी हर तरफ से फैल रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा था।
मैंने अपने जूते उतार दिए और अपने पैर की उंगलियों को उसके पैरों से सटा दिया। वह थोड़ा उछला और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर अपने गर्म गाल को मेरे सुन्ना कान पर दबाया। मैंने देखा कि जेकब की त्वचा में लकड़ी जैसी, कस्तूरी जैसी गंध थी जो इस जंगल के बीच में, इस माहौल के अनुकूल थी। यह अच्छा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कुलिन और क्विल्यूट अपने पूर्वाग्रहों के कारण उस पूरे गंध के मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहे थे। मुझे सभी की गंध अच्छी लगी। तूफान तंबू पर हमला करने वाले जानवर की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन अब मुझे इसकी चिंता नहीं थी। जेकब ठंड से बाहर आ गया था और मैं भी। साथ ही मैं किसी भी चीज के बारे में चिंता करने के लिए बहुत थका हुआ था, इतनी देर तक जागने से थका हुआ और मांसपेशियों में ऐंठन से दर्द। जैसे जैसे मैं पिघलता गया, मेरा शरीर धीरे धीरे शिथिल होता गया, टुकड़ा टुकड़ा जमता गया और फिर लंगड़ा हो गया। जैक, मैंने नींद में ही बुदबुदाया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं कोई बेवकूफ या कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से उत्सुक हूँ। ये वही शब्द थे जो उसने मेरी रसोई में इस्तेमाल किए थे। अब कितने समय पहले की बात है। जरूर, वो याद करते हुए हंसा। तुम अपने दोस्तों से इतने ज्यादा फर वाले क्यों हो? अगर मैं असभ्य हो रहा हूँ तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे शिष्टाचार के नियम नहीं पता थे क्योंकि वे वेयरवुल्फ संस्कृति पर लागू होते थे। क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, उसने कहा। उसे खुशी हुई कि मेरे सवाल ने उसे कम से कम नाराज तो नहीं किया। उसने अपना सिर हिलाया जिससे उसके अस्त व्यस्त बाल उसकी ठोड़ी तक बढ़ गए और अब मेरे गाल पर गुदगुदी कर रहे थे। ओह, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन ये समझ में आया। तो यही कारण था कि जब वे झुंड में शामिल हुए तो उन्होंने शुरुआत में अपने बाल छोटे करवा लिए थे। तो फिर तुम क्यों नहीं कटवा लेते? क्या तुम्हें झबरा रहना पसंद है? इस बार उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया और एडवर्ड दबी हुई हंसी में हंस पड़ा। माफ करें, मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। मेरा इरादा आपकी बात पूछने का नहीं था। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जेकब ने नाराजगी से कहा। ओह, वो तुम्हें वैसे भी बता देगा, इसलिए मैं अपने बाल बढ़ा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें लंबे बाल ज्यादा पसंद हैं। ओह, मुझे अजीब लगा। मुझे दोनों ही तरह से पसंद है, जैक। तुम्हें असुविधा होने की जरूरत नहीं है। उसने कंधे उचकाए। आज रात बहुत सुविधाजनक थी, इसलिए इसकी चिंता मत करो। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता गया, मेरी पलकें झुक गईं और बंद हो गईं, और मेरी सांसें धीमी और अधिक समान हो गईं। ठीक है, प्रिय, सो जाओ, जेकब फुसफुसाया। मैं संतुष्ट होकर आहें भरने लगा। मैं पहले से ही आधा बेहोश था। सेठ यहाँ है, एडवर्ड ने जेकब से बड़बड़ाते हुए कहा, और मुझे अचानक उस चीखने का मतलब समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, अब तुम बाकी सब चीजों पर नजर रख सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखूंगा। एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं धीरे से करा उठी। बंद करो इसे, मैंने बुदबुदाया। तब कम से कम अंदर तो शांति थी। बाहर हवा पेड़ों के बीच से पागलों की तरह चीख रही थी। तंबू की हिलती डुलती आवाजें नींद को मुश्किल बना रही थीं। खंभे अचानक झटके खाते और कांपते। हर बार जब मैं नीचे गिरने के करीब होता तो मुझे बेहोशी की कगार से वापस खींच लेते। मुझे भेड़िए के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वह लड़का जो बर्फ में बाहर फंसा हुआ था। मेरा मन भटक रहा था क्योंकि मैं नींद आने का इंतजार कर रहा था। इस गर्म छोटी सी जगह ने मुझे जेकब के साथ बिताए शुरुआती दिनों की याद दिला दी, और मुझे याद आया कि जब वह मेरा प्रतिस्थापन सूरज था, वह गर्मी जिसने मेरे खाली जीवन को जीने लायक बनाया था। मुझे जैक के बारे में इस तरह से सोचे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वह यहाँ था, मुझे फिर से गर्म कर रहा था। कृपया, एडवर्ड फुसफुसाया, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या? जेकब ने आश्चर्यचकित स्वर में फुसफुसाकर पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हो? एडवर्ड की धीमी फुसफुसाहट गुस्से से भरी थी। किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें सुनना है, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा, विद्रोही, फिर भी शर्मिंदा। मेरे दिमाग से निकल जाओ। काश मैं ऐसा कर पाता।
तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी छोटी छोटी कल्पनाएं कितनी जोरदार हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उन्हें मुझ पर चिल्लाकर कह रही हो। मैं इसे शांत रखने की कोशिश करूंगा, जेकब ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वहां कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। हाँ, एडवर्ड ने एक अनकही बात का उत्तर इतनी धीमी आवाज में दिया कि मैं मुश्किल से उसे समझ पाया। मुझे भी उससे जलन होती है। मैंने सोचा था कि यह ऐसा ही होगा, जेकब ने आत्मसंतुष्ट होकर फुसफुसाया। ये खेल के मैदान को थोड़ा समतल कर देता है न? एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता गया, मेरी पलकें झुक गईं और बंद हो गईं, और मेरी सांसें धीमी और अधिक समान हो गईं। ठीक है प्रिय, सो जाओ, जेकब फुसफुसाया। मैं संतुष्ट होकर आहें भरने लगा। मैं पहले से ही आधा बेहोश था। सेठ यहाँ है, एडवर्ड ने जेकब से बड़बड़ाते हुए कहा, और मुझे अचानक उस चीखने का मतलब समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, अब तुम बाकी सब चीजों पर नजर रख सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखूंगा। एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं धीरे से करा उठी। बंद करो इसे, मैंने बुदबुदाया। तब कम से कम अंदर तो शांति थी। बाहर हवा पेड़ों के बीच से पागलों की तरह चीख रही थी। तंबू की हिलती डुलती आवाजें नींद को मुश्किल बना रही थीं। खंभे अचानक झटके खाते और कांपते। हर बार जब मैं नीचे गिरने के करीब होता तो मुझे बेहोशी की कगार से वापस खींच लेते। मुझे भेड़िए के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वह लड़का जो बर्फ में बाहर फंसा हुआ था। मेरा मन भटक रहा था क्योंकि मैं नींद आने का इंतजार कर रहा था। इस गर्म छोटी सी जगह ने मुझे जेकब के साथ बिताए शुरुआती दिनों की याद दिला दी, और मुझे याद आया कि जब वह मेरा प्रतिस्थापन सूरज था, वह गर्मी जिसने मेरे खाली जीवन को जीने लायक बनाया था। मुझे जैक के बारे में इस तरह से सोचे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वह यहाँ था, मुझे फिर से गर्म कर रहा था। कृपया, एडवर्ड फुसफुसाया, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या? जेकब ने आश्चर्यचकित स्वर में फुसफुसाकर पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हो? एडवर्ड की धीमी फुसफुसाहट गुस्से से भरी थी। किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें सुनना है, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा, विद्रोही, फिर भी शर्मिंदा। मेरे दिमाग से निकल जाओ। काश मैं ऐसा कर पाता। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी छोटी छोटी कल्पनाएं कितनी जोरदार हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उन्हें मुझ पर चिल्लाकर कह रही हो। मैं इसे शांत रखने की कोशिश करूंगा, जेकब ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वहां कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। हाँ, एडवर्ड ने एक अनकही बात का उत्तर इतनी धीमी आवाज में दिया कि मैं मुश्किल से उसे समझ पाया। मुझे भी उससे जलन होती है। मैंने सोचा था कि यह ऐसा ही होगा, जेकब ने आत्मसंतुष्ट होकर फुसफुसाया। ये खेल के मैदान को थोड़ा समतल कर देता है न? एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में तुम्हें पता है, वह अभी भी अपना मन बदल सकती है। जेकब ने उसे ताना मारा, ये देखते हुए कि मैं उसके साथ वह सब कुछ कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते। कम से कम उसे मारे बिना तो नहीं। सो जाओ, जेकब, एडवर्ड ने धीरे से कहा, तुम मुझे परेशान करने लगे हो। मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगी। मैं वास्तव में बहुत सहज हूँ। एडवर्ड ने उत्तर नहीं दिया। मैं उनसे ये कहने के लिए बहुत दूर जा चुका था कि वे मेरे बारे में ऐसे बात करना बंद करें जैसे कि मैं वहां था ही नहीं। बातचीत मेरे लिए एक स्वप्न जैसी हो गई थी, और मुझे यकीन नहीं था कि मैं वास्तव में जाग रहा हूँ। शायद मैं ऐसा करूंगा, एडवर्ड ने कुछ देर बाद कहा, और उस प्रश्न का उत्तर दिया जो मैंने सुना नहीं था। लेकिन क्या आप ईमानदार होंगे? आप कभी भी पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। एडवर्ड के लहजे से मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं कोई चुटकुला सुनने से चूक रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरे दिमाग के अंदर देख रहे हो। आज रात मुझे अपने दिमाग के अंदर देखने दो, यह उचित है, जेकब ने कहा। तुम्हारा दिमाग सवालों से भरा है। तुम मुझसे कौन सा जवाब चाहते हो? ईर्ष्या, ये तुम्हें खाए जा रही है। तुम अपने बारे में उतने आश्वस्त नहीं हो सकते जितने तुम दिखते हो, जब तक कि तुम्हारे अंदर कोई भावना न हो। बेशक ये है,
एडवर्ड ने सहमति जताई। अब वो खुश नहीं था। अभी तो यह इतना बुरा है कि मैं अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। बेशक ये और भी बुरा है जब वो मुझसे दूर तुम्हारे साथ होती है और मैं उसे देख नहीं पाता हूँ। क्या तुम हर समय इसके बारे में सोचते रहते हो? जेकब ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या जब वह तुम्हारे साथ नहीं होती तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है? हाँ और नहीं, एडवर्ड ने कहा। वो ईमानदारी से जवाब देने के लिए दृढ़ था। मेरा दिमाग तुम्हारे जैसा काम नहीं करता। मैं एक समय में कई और चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ। बेशक इसका मतलब है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने में सक्षम हूँ, हमेशा ये सोचने में सक्षम हूँ कि क्या उसका दिमाग यही है जब वह शांत और विचारशील होती है। वे दोनों 1 मिनट तक स्थिर रहे। हाँ, मेरा अनुमान है कि वह अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती होगी, एडवर्ड ने जेकब के विचारों के जवाब में बड़बड़ाया। जितना मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा बार। उसे चिंता है कि तुम दुखी हो। ऐसा नहीं है कि तुम यह नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते। मुझे जो भी संभव हो उसका उपयोग करना होगा, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं आपके फायदे के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। फायदे? जैसे कि उसे पता हो कि वो आपसे प्यार करती है। इससे मदद मिलती है, एडवर्ड ने नर्म लहजे में सहमति जताई। जेकब ने विद्रोही स्वर में कहा, वह भी मुझसे प्यार करती है, तुम्हें पता है? एडवर्ड ने उत्तर नहीं दिया। जेकब ने आह भरी, लेकिन वह ये नहीं जानती। मैं आपको नहीं बता सकता कि आप सही हैं या नहीं। क्या ये बात तुम्हें परेशान करती है? क्या तुम भी ये देखना चाहते हो कि वह क्या सोच रही है? हाँ, और फिर से नहीं, उसे ये तरीका ज़्यादा पसंद है, और हालांकि यह कभी कभी मुझे पागल कर देता है, मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहे। हवा ने तंबू को चारों ओर से चीर दिया, उसे भूकंप की तरह हिला दिया। जेकब ने अपनी बाहों को सुरक्षा के लिए मेरे चारों ओर कस लिया। धन्यवाद, एडवर्ड फुसफुसाया। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, जेकब। तुम्हारा मतलब है, जितना मैं तुम्हें मारना चाहूँगा, उतना ही मुझे खुशी होगी कि वह गर्म है ना? यह एक असहज युद्ध विराम है ना? जेकब की फुसफुसाहट अचानक आत्मसंतुष्ट हो गई। मुझे पता था कि तुम भी मेरी तरह ही पागल ईर्ष्यालु हो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इसे अपनी आस्तीन पर पहनूं जैसे आप करते हैं। यह आपके मामले में मदद नहीं करता है, आप जानते हैं। तुम्हारे पास मुझसे अधिक धैर्य है। मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे पास इसे पाने के लिए 100 साल हैं। उसके लिए 100 साल तक इंतजार करना पड़ा। तो किस बिंदु पर आपने बहुत धैर्यवान अच्छे व्यक्ति की भूमिका निभाने का निर्णय लिया? जब मैंने देखा कि उसे चुनने में कितना दर्द हो रहा था। इसे नियंत्रित करना आमतौर पर इतना मुश्किल नहीं होता। मैं उन कम सभ्य भावनाओं को दबा सकता हूँ जो मेरे मन में तुम्हारे लिए हो सकती हैं, ज्यादातर समय काफ़ी आसानी से। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मेरी असलियत जानती है, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप बस इस बात से चिंतित थे कि अगर आपने उसे चुनने के लिए मजबूर किया, तो शायद वह आपको न चुने। एडवर्ड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। यह इसका एक हिस्सा था, उसने आखिरकार स्वीकार किया। लेकिन केवल एक छोटा सा हिस्सा। हम सभी के मन में संदेह के क्षण आते हैं। ज्यादातर मुझे चिंता थी कि वह आपसे मिलने के लिए चुपके से भागने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचा लेगी। जब मैंने स्वीकार कर लिया कि वह आपके साथ कमोबेश सुरक्षित है, जैसा कि बेला हमेशा सुरक्षित रहती है, तो उसे चरम सीमा तक ले जाना बंद करना ही बेहतर लगा। जेकब ने आह भरी। मैं उसे ये सब बता दूंगा, लेकिन वह मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। मुझे पता है। ऐसा लग रहा था जैसे एडवर्ड मुस्कुरा रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, जेकब ने बुदबुदाया। मैं भविष्य नहीं जानता, एडवर्ड ने कहा, उसकी आवाज में अचानक अनिश्चितता आ गई। काफी लंबा विराम था। अगर उसने अपना मन बदल लिया तो तुम क्या करोगे? जेकब ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता। जेकब ने धीरे से हंसते हुए कहा। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे? फिर से व्यंग्यात्मक, जैसे एडवर्ड की ऐसा करने की क्षमता पर संदेह हो। नहीं, क्यों नहीं?
जेकब का स्वर अभी भी उपहासपूर्ण था। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं उसे इस तरह चोट पहुंचाऊंगा? जेकब एक पल के लिए झिझका और फिर आह भरकर बोला, हाँ, तुम सही हो। मुझे पता है कि यह सही है। लेकिन कभी कभी यह एक दिलचस्प विचार होता है। जेकब ने अपनी हंसी को दबाने के लिए अपना चेहरा स्लीपिंग बैग में दबा लिया। बिल्कुल, उसने आखिरकार सहमति जताई। ये कितना अजीब सपना था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये बेरहम हवा थी जिसने मुझे सारी फुसफुसाहट की कल्पना कराई। केवल हवा फुसफुसाने के बजाय चीख रही थी। कैसा लग रहा है उसे खोना? जेकब ने एक शांत पल के बाद पूछा, और उसकी अचानक कर्कश आवाज में कोई हास्य का संकेत नहीं था। तुम्हें कब लगा कि तुमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है? तुमने कैसे सामना किया? मेरे लिए इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। जेकब ने इंतजार किया। मैंने 2 बार ऐसा सोचा था। एडवर्ड ने हर शब्द सामान्य से थोड़ा धीमे बोला। पहली बार, जब मैंने सोचा कि मैं उसे छोड़ सकता हूँ। वह लगभग सहनीय था, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे भूल जाएगी और ऐसा लगेगा कि मैंने उसके जीवन को छुआ ही नहीं है। 6 महीने से ज्यादा समय तक मैं दूर रहने में सक्षम था, ताकि अपना वादा निभा सकूं कि मैं फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये नजदीक आ रहा था, मैं लड़ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ। मैं वापस आ जाता, बस उसे देखने के लिए। वैसे भी मैं यही कहता, और अगर मैं उसे यथोचित रूप से खुश पाता, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से दूर जा सकता था। लेकिन वो खुश नहीं थी, और मैं रुक जाता। इस तरह उसने मुझे कल उसके साथ रहने के लिए मना लिया। बेशक आप पहले भी इस बारे में सोच रहे थे, मुझे क्या प्रेरित कर सकता है? वो किस बात को लेकर इतना बेवजह दोषी महसूस कर रही थी? उसने मुझे याद दिलाया कि जब मैंने उसे छोड़ा तो उसके साथ क्या हुआ। जब मैं वहां से चला जाता हूँ, तब भी वह उसके साथ ऐसा ही करता है। उसे यह बात कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह सही है। मैं कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। जेकब ने एक क्षण तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह तूफान की आवाज सुन रहा था या जो उसने सुना था उसे पचा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। और दूसरी बार जब तुम्हें लगा कि वह मर चुकी है, जेकब ने धीरे से फुसफुसाया। हाँ, एडवर्ड ने एक अलग सवाल का जवाब दिया। शायद तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा, है न? जिस तरह से तुम हमें समझते हो, शायद तुम उसे अब बेला के रूप में न देख पाओ, लेकिन वह वैसी ही होगी। मैंने तो यह नहीं पूछा था। एडवर्ड की आवाज़ तेज और कठोर थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यह कैसा महसूस हुआ। शब्द नहीं है। जेकब ने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं। लेकिन तुम इसलिए चले गए क्योंकि तुम उसे खून चूसने वाला नहीं बनाना चाहते थे। तुम चाहते थे कि वह इंसान बनी रहे। एडवर्ड ने धीरे से कहा। जेकब, जिस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे पता था कि केवल 4 संभावनाएं हैं। पहला विकल्प, बेला के लिए सबसे अच्छा विकल्प, ये होगा कि अगर वह मुझसे दूर हो जाए और आगे बढ़ जाए तो वह मेरे लिए उतनी गहरी भावनाएं न रखे। मैं इसे स्वीकार करूंगा, हालांकि इससे मेरी भावनाओं में कभी बदलाव नहीं आएगा। तुम मुझे एक कठोर और ठंडे पत्थर की तरह सोचते हो। ये सच है। हम जिस तरह से हैं, वैसे ही बने हैं, और हमारे लिए वास्तविक बदलाव का अनुभव करना बहुत दुर्लभ है। जब ऐसा होता है, जैसे कि जब बेला मेरे जीवन में आई, तो यह एक स्थायी बदलाव होता है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा विकल्प, जिसे मैंने शुरू में चुना था, वह था उसके मानव जीवन भर उसके साथ रहना। उसके लिए यह अच्छा विकल्प नहीं था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बर्बाद करे जो उसके साथ इंसान नहीं हो सकता, लेकिन यह वह विकल्प था जिसका मैं सबसे आसानी से सामना कर सकता था, ये जानते हुए भी कि जब वह मरेगी तो मैं भी मरने का कोई रास्ता खोज लूंगा। 60 साल, 70 साल मेरे लिए बहुत ही कम समय लगते, लेकिन फिर उसके लिए मेरी दुनिया के इतने करीब रहना बहुत खतरनाक साबित हुआ। ऐसा लगा कि जो कुछ भी गलत हो सकता था, वह हो गया। यह हमारे ऊपर मंडरा रहा था और गलत होने का इंतजार कर रहा था।
मुझे डर था कि अगर मैं उसके इंसान रहते हुए उसके पास रहा तो मुझे वे 60 साल नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने तीसरा विकल्प चुना, जो कि मेरे बहुत लंबे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने खुद को उसकी दुनिया से बाहर निकालने का फैसला किया ताकि उसे पहले विकल्प के लिए मजबूर कर सकूं। ये काम नहीं आया और इसने हम दोनों को लगभग मार डाला। मेरे पास चौथा विकल्प के अलावा और क्या बचा है? कम से कम यही तो वह चाहती है, उसे लगता है कि वह चाहती है। मैं उसे टालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे अपना मन बदलने का कारण खोजने का समय देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। तुम्हें पता है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इसे कुछ और महीनों तक खींच सकूँ। उसे बूढ़ी होने का डर है और उसका जन्मदिन सितंबर में है। मुझे विकल्प 1 पसंद है, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कितनी नफरत है, जेकब ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो। अपने तरीके से। मैं अब इस पर बहस नहीं कर सकता। ये देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि आपको पहला विकल्प छोड़ देना चाहिए, अभी नहीं। मुझे लगता है कि इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि वह ठीक हो जाएगी। समय बीतने के बाद, आप जानते हैं, अगर वह मार्च में चट्टान से नहीं कूदी होती, और अगर आपने उसे देखने के लिए 6 महीने और इंतजार किया होता, तो आप उसे काफी हद तक खुश पा सकते थे। मेरे पास एक गेम प्लान था, एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, शायद ये काम कर जाता। यह एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना थी। हाँ, जैक ने आह भरी। लेकिन अचानक वह इतनी तेजी से फुसफुसा रहा था कि शब्द उलझ गए। मुझे 1 साल दो, एडवर्ड। मुझे सच में लगता है कि मैं उसे खुश कर सकता हूँ। वह जिद्दी है, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन वह ठीक होने में सक्षम है। वह पहले ही ठीक हो गई होती, और वह चार्ली और रेनी के साथ इंसान बन सकती थी, और वह बड़ी हो सकती थी और बच्चे पैदा कर सकती थी और बेला बन सकती थी। तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम्हें उस योजना के फायदे देखने ही होंगे। वह सोचती है कि तुम बहुत निस्वार्थ हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या तुम इस विचार पर विचार कर सकते हो कि मैं उसके लिए तुमसे बेहतर हो सकता हूँ? मैंने इस पर विचार किया है, एडवर्ड ने शांति से उत्तर दिया। कुछ मायनों में, तुम उसके लिए किसी अन्य इंसान से बेहतर होगे। बेला की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल है, और तुम इतने मजबूत हो कि तुम उसे खुद से और उसके खिलाफ साजिश करने वाली हर चीज से बचा सकते हो। तुमने ये पहले ही कर लिया है, और मैं इसके लिए तुम्हारा ऋणी रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जो भी पहले हो। मैंने एलिस से भी पूछा कि क्या वह देख सकती है कि बेला तुम्हारे साथ बेहतर रहेगी या नहीं। बेशक, वो नहीं देख सकती थी। वो तुम्हें नहीं देख सकती, और फिर बेला को अभी अपने रास्ते पर यकीन है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि वही गलती दोहराऊं जो मैंने पहले की थी, जेकब। मैं उसे फिर से उस पहले विकल्प के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जब तक वह मुझे चाहती है, मैं यहाँ हूँ। और अगर वह ये तय कर ले कि वह मुझे चाहती है। जेकब ने चुनौती दी, ठीक है, यह एक लंबी कोशिश है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। मैं उसे जाने दूंगी, ऐसे ही, इस अर्थ में कि मैं उसे कभी नहीं दिखाऊंगा कि यह मेरे लिए कितना कठिन था, हाँ। लेकिन मैं नजर रखूंगा। देखो, जेकब, तुम उसे किसी दिन छोड़ सकते हो। सैम और एमिली की तरह, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। मैं हमेशा इंतजार में रहूंगा, उम्मीद करता रहूंगा कि ऐसा हो। जेकब ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा ईमानदार रहे हो, एडवर्ड। मुझे अपने दिमाग में जगह देने के लिए शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा, मैं आज रात उसके जीवन में तुम्हारी उपस्थिति के लिए अजीब तरह से आभारी महसूस कर रहा हूँ। ये कम से कम वह था जो मैं कर सकता था। तुम्हें पता है, जेकब, अगर ये तथ्य न होता कि हम स्वाभाविक दुश्मन हैं और तुम मेरे अस्तित्व का कारण भी चुराने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं वास्तव में तुम्हें पसंद कर सकता था। शायद, अगर तुम एक घिनौना पिशाच न होते जो उस लड़की की जान लेने की योजना बना रहा था जिससे मैं प्यार करता हूँ, नहीं, तब भी नहीं। एडवर्ड हंसा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ?
एडवर्ड ने कुछ क्षण बाद कहा, तुम्हें ये क्यों पूछना पड़ा? मैं तभी सुन सकता हूँ जब तुम इसके बारे में सोचो। ये बस एक कहानी है जिसे बेला मुझे उस दिन बताने में अनिच्छुक लग रही थी। तीसरी पत्नी के बारे में कुछ? इसके बारे में क्या है? एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, जेकब के दिमाग में चल रही कहानी को ध्यान से सुनते हुए। मैंने अंधेरे में उसकी धीमी फुफकार सुनी। क्या? जेकब ने फिर पूछा। बेशक, एडवर्ड ने गुस्से से कहा। बेशक, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने ये कहानी अपने तक ही सीमित रखी होती, जेकब। तुम्हें ये पसंद नहीं कि जोकों को बुरे लोगों के रूप में चित्रित किया जाए। जेकब ने मजाक किया। तुम्हें पता है, वे बुरे लोग हैं। तब और अब, मुझे वास्तव में उस भाग की कोई परवाह नहीं है। क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते कि बेला किस चरित्र से खुद को जोड़ पाएगी? जेकब को 1 मिनट लगा। ओह, उफ, तीसरी पत्नी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो वहाँ समाशोधन में रहना चाहती है। वह जो कुछ भी कर सकती है, वह करना चाहती है, जैसा कि वह कहती है। उसने आह भरी। यही मेरे कल उसके साथ रहने का दूसरा कारण था। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो काफी आविष्कारशील होती है। आप जानते हैं, आपके सैन्य भाई ने उसे कहानी के समान ही यह विचार दिया था। किसी भी पक्ष का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, एडवर्ड ने शांति स्थापित करते हुए फुसफुसाया। और यह छोटा सा युद्ध विराम कब समाप्त होगा? जेकब ने पूछा। सुबह रोशनी, या फिर हमें लड़ाई के बाद तक इंतजार करना चाहिए? वे दोनों विचार करते हुए कुछ देर के लिए रुक गए। पहली रोशनी, वे एक साथ फुसफुसाए और फिर धीरे से हंस पड़े। अच्छी नींद लो, जेकब, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस पल का आनंद लो। फिर से शांति छा गई और तंबू कुछ मिनटों तक स्थिर रहा। हवा ने ऐसा फैसला कर लिया था कि वह हमें रौंद नहीं पाएगी और अब वह लड़ाई छोड़ रही थी। एडवर्ड ने धीरे से कराहते हुए कहा, मेरा मतलब ये बिल्कुल शाब्दिक नहीं था। माफ करें, जेकब ने फुसफुसाते हुए कहा। आप जा सकते हैं, आप जानते हैं कि हमें थोड़ी गोपनीयता मिलेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सोने में मदद करूं, जेकब? एडवर्ड ने कहा। आप कोशिश कर सकते हैं, जेकब ने बेफिक्र होकर कहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन भागता है न? मुझे बहुत ज्यादा मत लुभाओ, भेड़िया। मेरा धैर्य इतना भी सही नहीं है। जेकब ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। एडवर्ड ने अपने आप में गुनगुनाना शुरू कर दिया, जेकब के विचारों को दबाने की कोशिश में सामान्य से ज्यादा जोर से, मैंने सोचा। लेकिन वह मेरी लोरी गुनगुना रहा था, और इस फुसफुसाए सपने के साथ मेरी बढ़ती बेचैनी के बावजूद, मैं बेहोशी में और डूब गया। दूसरे सपनों में जो बेहतर अर्थ रखते थे।